हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। स्टूडेंट्स, आज इस लेक्चर वीडियो में हम अल्जाइमर्स डिसीज़ के बारे में पढ़ेंगे। आइए तो शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, अल्जाइमर डिसीज़ एक डीजेनरेटिव ब्रेन डिसऑर्डर है जिसकी इटियोलॉजी अभी तक अननोन है एंड बहुत ही कॉमन फॉर्म ऑफ डिमेंशिया है जो कि यूजुअली स्टार्ट होता है लेट मिडिल एज में और ओल्ड एज में। एंड इसमें होता क्या है, तो बेसिकली प्रोग्रेसिव मेमोरी लॉस होने शुरू हो जाते हैं एंड इम्पेयर्ड थिंकिंग, डिसओरिएंटेशन एंड पर्सनालिटी एंड मूड में चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। एंड हमारे जो ब्रेन न्यूरॉन्स है उनका डीजनरेशन होने लगता है, स्पेशली सेरेब्रल कॉर्टेक्स में, एंड प्रेजेंस ऑफ न्यूरोफिब्रिलरी टैंजल्स एंड प्लाक्स कंटेनिंग बीटा अमाइलॉइड सेल्स। सो इनके डीजनरेशन की वजह से ये डिसीज़ हमें हो जाती है। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें ऑरिजिन क्या है अल्जाइमर्स डिसीज़ की, तो द डिसीज़ वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर एलोइस अल्जाइमर, अ जर्मन फिजिशियन, इन 1906। सो डॉक्टर एलोइस अल्जाइमर ने इस डिसीज़ को डिस्क्राइब किया था, जो कि एक जर्मन फिजिशियन थे 1906 में। एंड अल्जाइमर हैड अ पेशेंट नेम्ड ऑगस्टी डी। सो एक पेशेंट जिनका नाम ऑगस्टे डी था, उनको ये प्रॉब्लम थी एंड उनकी 50s में वो सफ़र कर रहे थे एक मेंटल इलनेस से। लेकिन जब उनकी डेथ हुई 1906 में एंड ऑटोप्सी किया गया, तो ऑटोप्सी के रिज़ल्ट से ये रिवील हुआ कि एक डेंस डिपॉजिट उनके ब्रेन में था जिसको हम न्यूरोटिक प्लाक कहते हैं, एंड आउटसाइड एंड अराउंड द नर्व सेल्स इन द ब्रेन। एंड ये जो प्लाक है वो आउटसाइड और अराउंड थे नर्व सेल्स के ब्रेन में, एंड इनसाइड द सेल्स वो ट्विस्टेड, एंड सेल के अंदर एक ट्विस्टेड स्ट्रैंड्स मिले थे फाइबर के और न्यूरोफिब्रिलरी टैंजल्स मिले थे। सो डॉक्टर एलोइस अल्जाइमर फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने डिस्कवर किया था अल्जाइमर डिसीज़ को, एंड इस डिसीज़ का नाम भी उनके नाम के ऊपर ही रखा गया है। उनके नाम की वजह से ही इस डिसीज़ का नाम अल्जाइमर डिसीज़ रखा गया है। स्टूडेंट्स, मीनिंग क्या है अल्जाइमर्स डिसीज़ का? तो अल्जाइमर्स डिसीज़ एक क्रॉनिक इरिवर्सिबल डिसीज़ है जो कि अफेक्ट करता है ब्रेन सेल्स को एंड इम्पेयरमेंट एंड इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग कॉज करता है। तो हमारे इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग में इम्पेयरमेंट कॉज करते हैं ये बीमारी। एंड अल्जाइमर डिसीज़ एक ब्रेन डिसऑर्डर है जो कि ग्रेजुअली डिस्ट्रॉय करता है हमारे रिमेंबर करने की और इमेजिन करने की, लर्न करने की एबिलिटी को ये ग्रेजुअली डिस्ट्रॉय करते हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम कंपेयर करें नॉर्मल एज्ड ब्रेन को और अल्जाइमर्स पेशेंट ब्रेन को, तो आप देख सकते हैं कंपैरिजन ऑफ नॉर्मल एज्ड brain which is on left side and Alzheimer's patient's brain which is on right side. So differential characteristics are pointed out. So you can see कि लेफ़्ट साइड में जो ब्रेन है वो नॉर्मल एज्ड ब्रेन है, एंड आप देख सकते हैं कि इस ब्रेन को कि किस तरीके से दिख रहे हैं। ये हमारे काफ़ी हेल्दी ब्रेन है और ये काफ़ी सही है। सेकंड जो है वो अल्जाइमर्स पेशेंट्स ब्रेन है राइट साइड में, एंड उसमें आप देख सकते हैं कि आपको प्लाक डिपोजिशन एंड टेंजल्स फॉर्मेशंस आपको पता चलेंगी। स्टूडेंट्स, अगर हम इंसिडेंस की बात करें तो अबाउट 3% ऑफ द मैन एंड वुमेन एजेस 65 to 74 have Alzheimer disease, and nearly half of those age 85 and older may have the disease. सो लगभग 3% मेन एंड वुमेन जो है जिनकी एज 65 to 74 है उनको अल्जाइमर डिसीज़ है, एंड नियरली हाफ ऐसे एज के पर्सन लाइक 85% और जो उनसे ओल्डर है उनको ये बीमारी हो सकती है, अल्जाइमर डिसीज़ उनको हो सकते हैं। एंड अबाउट 364 times 0 न्यू केसेस ऑफ अल्जाइमर्स डिसीज़ आर डायग्नोस्ड ईच ईयर। सो स्टूडेंट्स, ईच ईयर इतने केसेस डायग्नोस्ड किए जाते हैं अल्जाइमर्स डिसीज़ के। अब कॉजेज़ क्या है अल्जाइमर्स डिसीज़ के? तो द कॉजेज़ ऑफ अल्जाइमर्स डिसीज़ इज़ नॉट नोन। जैसा कि हमने पढ़ा कि इसकी इटियोलॉजी अभी तक अननोन है, सो अल्जाइमर्स डिसीज़ के कॉजेज़ अभी तक अननोन हैं। And however, several factors are thought to be implicated in this disease. So कुछ ऐसे several factors है जिसको माना जाता है कि जिसकी वजह से ये डिसीज़
हो सकती हैं। तो कौन कौन से फैक्टर है, तो पहले हम न्यूरोकेमिकल फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं अल्जाइमर्स डिसीज़ के लिए। सो फर्स्ट इज़ न्यूरोकेमिकल फैक्टर्स में पहला है एसिटाइल कोलिन, जो रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं अल्जाइमर्स डिसीज़ के लिए। सेकेंड इज सोमेस्टोस्टेटिन, थर्ड इज सब्सटेंस पी, एंड द फोर्थ इज नोरिपाइनेफ्रिन. So these are the chemicals which may be responsible for these are the neurochemical factors which may be responsible for Alzheimer's disease. So students, second हम environmental factors की बात करें तो like cigarette and smoking and certain infections, metal, industrial and other toxins and use of cholesterol lowering drugs like statin, ये सारे रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, ये सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं अल्जाइमर्स डिसीज़ के लिए। स्टूडेंट्स, अगर हम जेनेटिक एंड इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर्स की बात करें तो ऑक्सीडाइज्ड LDL रिसेप्टर 1 एंड angiotensin 1 converting enzymes are tied to the way the brain cells bind to apolipoprotein 4 APOE4 and reduce build-up of harmful proteins known as plaques in the brain respectively. So this is genetic and immunological factors. So these are the genetic and immunological factors which may be responsible for Alzheimer's disease. Students, अगर हम risk factors की बात करें तो like Down syndromes, family history, chronic high BP, head injuries, gender, smoking and drinking. So these are the risk factors for Alzheimer's disease. स्टूडेंट्स, अगर हम पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो अल्जाइमर्स डिसीज़ जो है वो हमारे नर्व सेल्स को, हमारे ब्रेन सेल्स को अटैक करते हैं एंड ये हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स को भी अटैक करते हैं। सो क्या होता है कि इन पार्ट्स के डिस्ट्रक्शन की वजह से क्लम्प्स फॉर्म हो जाते हैं, ये प्रोटीन्स के क्लम्प्स फॉर्म हो जाते हैं हमारे ब्रेन सेल्स में एंड दीज क्लम्प्स आर नोन एज प्लाक्स, और इन्हीं क्लम्प्स को हम प्लाक्स कहते हैं या बंडल्स कहते हैं। एंड इस प्लाक्स एंड बंडल्स के प्रेजेंस होने की वजह से क्या होता है, तो इन प्लाक्स एंड बंडल्स के प्रेजेंस होने की वजह से होता है कि हमारे ब्रेन सेल्स जो है वो डिस्ट्रॉय होने शुरू हो जाते हैं। सो जितने भी कनेक्शंस है हमारे ब्रेन सेल्स के बीच में वो डिस्ट्रॉय होने शुरू हो जाते हैं एंड विच मेक्स द कंडीशन वर्स, जो कि कंडीशन को बहुत ही ज़्यादा ख़राब कर देते हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम अल्जाइमर्स डिसीज़ की इस इटियोलॉजिकल फैक्टर्स को और बाकी चेन को देखें तो क्या होता है कि इटियोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से क्या होता है कि चेंजेस अकर इन द प्रोटीन ऑफ द नर्व सेल्स ऑफ द सेरेब्रल कॉर्टेक्स। तो हमारे जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स, हमारे नर्व सेल्स के जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है उनके प्रोटीन्स में चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं एंड न्यूरोफिब्रिलरी टैंजल्स एंड प्लाक्स के एकॉमुलेशन होने शुरू हो जाते हैं एंड इससे क्या होता है, ग्रैनुलोवैस्कुलर डीजनरेशन होना शुरू हो जाता है जिसकी वजह से कोलिनर्जिक नर्व सेल्स जो है वो लॉस होने लगते हैं। तो लॉस ऑफ कोलिनर्जिक नर्व सेल्स शुरू हो जाते हैं एंड देन उसकी वजह से एट द एंड मेमोरी लॉस एंड हमारे फंक्शंस जो है ब्रेन के जो फंक्शंस जो है उनके लॉस होने शुरू हो जाते हैं। सो ये है अल्जाइमर डिसीज़ को अगर हम देखें कि इनके क्या चेन है, कैसे अल्जाइमर्स डिसीज़ जो है वो अपीयर होते हैं एंड फर्स्ट से फाइनल स्टेज तक में क्या चेंजेस आते हैं। स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं इस वाले स्लाइड में काफ़ी क्लियरली कि हमारे नॉर्मल सेल्स है जिसमें आपको न्यूरॉन्स काफ़ी क्लियरली विजिबल है एंड ये अल्जाइमर्स वाली कंडीशन है जिसमें हमारे न्यूरॉन्स में आप देख सकते हैं कि न्यूरोफिब्रिलरी टैंजल्स प्रोड्यूस हो गए हैं। आप ये देख सकते हैं, आपको काफ़ी क्लियरली दिख रहा होगा कि इन दोनों ही डायग्राम को आप कंपेयर करके देखेंगे तो जो नॉर्मल है उसमें आपको कोई भी टैंजल नहीं दिख रहा होगा, लेकिन अल्जाइमर्स के केस में आपको न्यूरोफिब्रिलरी टैंजल्स काफ़ी क्लियरली दिख रहे हैं एंड देन आपको साथ ही साथ अमाइलॉइड प्लाक्स भी काफ़ी क्लियरली दिख रहे होंगे और इनके एकॉमुलेशन की वजह से ही अल्जाइमर्स डिसीज़ होते हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम साइंस की बात करें कि क्या मेन साइंस है अल्जाइमर्स डिसीज़ के, तो 10 warning signs of Alzheimer's diseases are, first is memory loss. So पहला साइन है मेमोरी लॉस का
सेकेंड इज़ डिफ़िकल्टी टू परफॉर्मिंग फैमिलियर टास्क। सो फैमिलियर टास्क को परफॉर्म करने में काफ़ी डिफ़िकल्टी आएगी। थर्ड है लैंग्वेज के साथ प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। देन फोर्थ है डिसोरिएंटेशन ऑफ टाइम एंड प्लेस। टाइम एंड प्लेस का डिसोरिएंटेशन शुरू हो जाएगा। देन पुअर और डिक्रीज जजमेंट। अब जजमेंट जो है वो काफ़ी पुअर हो जाएगी। एंड थिंकिंग प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। मिसप्लेसिंग थिंग्स शुरू, आपने कहाँ किस चीज़ को रखा है वो आप भूल जाएंगे। एंड आपकी जो डेली एक्टिविटीज़ है वो भी भूलने लग जाएंगे। जो काफ़ी नोन चीज़ें हैं आप उसको पहचानना भूल जाएंगे। ऐसे पेशेंट्स जो है वो उनको पहचानना भूल जाते हैं। एंड उनकी मूड स्विंग्स शुरू हो जाते हैं, उनके बिहेवियर में, मूड में चेंज आने शुरू हो जाते हैं, उनकी पर्सनालिटी चेंज हो जाती है एंड उनकी इनिशिएटिव जो है उसका लॉस हो जाता है। सो दीज आर द 10 वार्निंग साइंस ऑफ अल्जाइमर्स डिसीज़। स्टूडेंट्स, अगर हम सिम्टम्स की बात करें कि क्या क्या सिम्टम्स है अल्जाइमर्स डिसीज़ के, सो फर्स्ट इज़ कन्फ्यूजन। एंड जो भी अल्जाइमर्स पेशेंट्स हैं वो काफ़ी कन्फ्यूज होते हैं क्योंकि उनको चीज़ें याद नहीं रहती हैं। तो फर्स्ट इज़ कन्फ्यूजन। सेकेंड इज़ डिस्टर्बेंस इन शॉर्ट टर्म मेमोरी। सो शॉर्ट टर्म मेमोरी में डिस्टर्बेंस आनी शुरू हो जाती है। कुछ मिनट पहले उन्होंने क्या किया है वो उनको याद नहीं रहता है। देन प्रॉब्लम्स विथ अटेंशन एंड स्पेशियल ओरिएंटेशन। सो उनको अटेंशन और स्पेशियल ओरिएंटेशन के साथ प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। उनकी पर्सनालिटी चेंज होने लग जाती है, उनको लैंग्वेज डिफ़िकल्टीज आने लग जाती है एंड अनएक्सप्लेन्ड मूड स्विंग्स होने लग जाते हैं। सो ये सारे सिम्टम्स है अल्जाइमर्स डिसीज़ के। अगर हम डायग्नोस्टिक टेस्ट की बात करें कि हम कौन कौन से टेस्ट कर सकते हैं इस डिसीज़ को डायग्नोस करने के लिए, तो फर्स्ट इज़ साइकेट्रिक असेसमेंट। सेकंड इज़ मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन एंड न्यूरोफिजियोलॉजिकल असेसमेंट। थर्ड इज़ लेबोरेटरी टेस्ट। फोर्थ इज़ ब्रेन इमेजिंग लाइक सीटी स्कैन, एमआरआई, पीईटी, एसपीसीटी, ये सारे टेस्ट हम कर सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज़ सीएसएफ एग्जामिनेशन, जिसमें हम ईईजी एंड ये सारी चीज़ें कर सकते हैं डायग्नोस करने के लिए अल्जाइमर्स डिसीज़ को। सो दीज आर द डायग्नोस्टिक टेस्ट। अगर हम बात करें अल्जाइमर डिसीज़ के प्रोग्रेशन की उनके डिस्टिंक्ट स्टेजेस में, सो अल्जाइमर डिसीज़ जो है वो 3 स्टेजेस में होते हैं। फर्स्ट स्टेज इज़ माइल्ड स्टेज, सेकेंड इज़ मॉडरेट एंड द थर्ड वन इज़ सीवियर स्टेज। सो माइल्ड स्टेज में क्या क्या सिम्टम्स आएंगे? माइल्ड स्टेज में मेमोरी लॉस होनी शुरू होगी, लैंग्वेज प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, मूड स्विंग्स शुरू होंगे, पर्सनालिटी चेंजेस आने लग जाएंगे एंड जो जजमेंट है वो डिमिनिश हो जाएगा। मॉडरेट स्टेज में क्या होता है? बिहेवियरल पर्सनालिटी चेंजेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं एंड उनको कोई भी चीज़ याद नहीं होती। वो किसी भी चीज़ को याद करने में, लर्न करने में उनको काफ़ी प्रॉब्लम आती है एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी अफेक्ट हो जाती है मॉडरेट स्टेज में। एंड एजिटेशन, उनको एग्रेशन, एजिटेशन, कन्फ्यूजन, ये सारी चीज़ें काफ़ी बढ़ जाती है। अगर हम सीवियर स्टेज की बात करें तो सीवियर स्टेज बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट होता है एंड सीवियर स्टेज में अनेबल टू परफॉर्म एटीएल एंड प्लेसमेंट इन लॉन्ग टर्म केयर नीडेड। सो सीवियर स्टेज में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाती है, ये प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सो ये थे अल्जाइमर्स डिसीज़ के प्रोग्रेशन के डिस्टिंक्ट स्टेजेस एंड अलग अलग स्टेजेस में क्या क्या सिम्टम्स अपीयर होते हैं। सो 3 स्टेजेस हैं, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। स्टूडेंट्स, अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो देयर इज़ नो क्योर फॉर अल्जाइमर्स डिजीज़। अभी तक टिल नाउ देयर इज़ नो क्योर फॉर अल्जाइमर्स डिसीज़। अभी तक अल्जाइमर्स डिसीज़ की कोई भी ट्रीटमेंट हमारे पास नहीं। अगर हम कंक्लूशन पे आए कि क्या कंक्लूड हम कर सकते हैं इससे, तो कंक्लूशन हम यही बता सकते हैं, यही कंक्लूड कर सकते हैं, कोलिनर्जेनिक एजेंट्स initially improve and transiently maintain cognitive abilities in patients with mild to moderate Alzheimer's disease. Cognitive abilities worsen over time, indicating treatment does not stop but may delay the progression of Alzheimer's disease. So, ये जो cognitive ability है वो टाइम के साथ बढ़ती जाती है और ये इंडिकेट करती है कि ट्रीटमेंट डज नॉट स्टॉप। ट्रीटमेंट जो है वो अल्जाइमर्स डिसीज़ के प्रोग्रेशन को स्टॉप तो नहीं कर सकता है, लेकिन हाँ डिले ज़रूर कर सकता है। एंड न्यू ट्रीटमेंट्स दैट मेंटेन कॉग्निटिव एबिलिटी and stop the progression of Alzheimer's disease are needed. So ये conclude कर सकते हैं हम यहाँ पे। Students,
थैंक यू सो मच। आई होप आपको पढ़ के अच्छा लगा होगा। थैंक यू।